नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। जो चीन से वाकिफ हैं उनके लिए इस संसद में दिया गया ये बयान काफी चौंकाने वाला हो सकता है कि 9 महीने से पेंगोंग के उत्तर भारतीय इलाकों में डटा ड्रैगन पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन ये बयान सरकार की तरफ से दिया गया, लिहाजा शक व शुबह की गुंजाइश ना के बराबर है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पक्ष के दावों पर विपक्ष सवाल पूछता है। इसी वजह से यह सवाल कि क्या वाकई हिंदुस्तान इतना ताकतवर हो गया है कि वो चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करे। क्या वाकई हिंदुस्तान ने पूर्वी लद्दाख में चीन की हदबंदी कर दी है? इन सभी सवालों के माकूल जवाब तलाशती ये टेली सीरीज देखिए। आज की टेली सीरीज लकीर चाइना चेकमेटेड के इस एपिसोड में देखिए प्रचंड फॉल ऑफ चाइनीज प्राइड। 11 फरवरी 2021 फिंगर एरिया पेंगोंग। इन तस्वीरों पर यकीन करना मुश्किल जरूर है, लेकिन हकीकत यही है कि ये तस्वीरें सच हैं। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील के उत्तर फिंगर 4 से चाइनीज आर्मी पीछे लौट चुकी है और रेड आर्मी की टैंक रिट्रीट कर चुके हैं। ये वो ड्रैगन फौज है जो पिछले 9 महीनों से पेंगोंग में डटी थी, लेकिन आज ये पीछे हटने को मजबूर है। फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी अस्थायी एवं मान्य चौकियों पर लौट जाएं। 11 फरवरी की सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले राज्यसभा को इत्तला दी, फिर शाम को लोकसभा को जानकारी दी कि ड्रैगन आर्मी फिंगर 4 से पीछे हटकर अपने इलाके में यानी फिंगर 8 के अस्थायी कैंप में लौट रही है। इस दरमियान यानी लोकसभा में रक्षा मंत्री के बयान से पहले चाइनीज आर्मी के पीछे लौटने का वीडियो भी सामने आ गया। अब सवाल है कि आखिर ये असंभव लक्ष्य कैसे संभव किया गया। 12 अक्टूबर 2020 12 अक्टूबर को LAC गतिरोध पर भारत और चीन की सेना के बीच 7वें दौर की बातचीत हुई। इसमें पहली बार चीन के तेवरों में नरमी आई। इस बातचीत में चीन फिंगर 8 तक लौटने को तैयार हुआ, लेकिन रेड आर्मी भारतीय सेना को फिंगर 3 से आगे पेट्रोलिंग की इजाजत देने को तैयार नहीं हुई। इस प्रस्ताव को भारतीय सेना ने खारिज कर दिया। 7वें दौर की बातचीत तक यह तय हो चुका था कि भारत के सख्त तेवरों के आगे ड्रैगन झुकने को तैयार था। सवाल है कि आखिर ड्रैगन झुकने को तैयार क्यों हुआ? जिस चीन की रगों में विस्तारवाद का खून दौड़ता हो, जिस चीन की फितरत में मक्कारी हो, जिस बीजिंग के संस्कारों में पीठ में छुरा घोंपना शामिल हो, आखिर वो क्यों भारत के आगे सरेंडर करने को तैयार था? इसे समझने के लिए पूर्वी लद्दाख में भारतीय फौज की ताकत को समझना पड़ेगा। पंद्रह जून 2020 के गलवान कांड के बाद भारतीय सेना ने चीन को तगड़ा झटका दिया। 29-30 अगस्त को पेंगोंग के दक्षिण में ऑपरेशन चलाया। कैलाश हिल रेंज के मुखपरी, मगर हिल, गुरंग हिल, रेचिनला दर्रे पर कब्जा कर लिया। इससे चीन के रणनीतिक ठिकाने भारत के निशाने पर आ गए। इसमें मोल्डो गैरिसन, स्पेंगुर गैप और रेचिनला दर्रा सीधा भारतीय सेना के निशाने पर आ गया।
चीन ने पेंगोंग के उत्तर फिंगर 4 तक दखल बनाई थी। भारतीय सेना ने पेंगोंग के दक्षिण चीन को झटका दे दिया। इससे चीन बैकफुट पर आ गया। ऐसे में चीन वक्त पर वक्त लेता रहा, बातचीत में उलझाता रहा, लेकिन चीन के पैंतरों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा। 6 नवंबर 2020 को 8वें दौर की बातचीत में चीन के तेवर और ढीले हुए। 8वें राउंड की मीटिंग के दौरान चीन के सामने फिंगर 3 से फिंगर 8 के एरिया को सेना की गैर मौजूदगी वाले इलाके का प्रस्ताव रखा गया। आखिरकार इस प्रस्ताव पर चीन तैयार हो गया। पहले मौखिक और फिर लिखित। 10 फरवरी को चीन ने भारतीय प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए और इस तरह 10 फरवरी से चीन की सेना फिंगर एरिया से पीछे हटने लगी। 11 फरवरी को चाइनीज आर्मी के भारी टैंक फिंगर के विवादित इलाके से फिंगर 8 के अस्थायी चीनी आर्मी बेस की तरफ लौटने लगे, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। अभी तक दोनों तरफ से सारी बख्तरबंद गाड़ियां अपने परमानेंट बेस पर वापस जा चुकी हैं। इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। बिना युद्ध किए गलवान के बाद बिना बारूद बरसे चीन लौट गया। इसके पीछे भारतीय सेना के फौलादी इरादे के साथ कई दूसरे कारण थे। गलवान कांड के बाद भारत ने चीन पर ट्रिपल अटैक किया। सबसे पहले सैन्य मोर्चे पर भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और कैलाश रेंज के अहम रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा कर लिया। भारत ने चीन को आर्थिक चोट भी पहुंचाई। इसके तहत 224 चाइनीज ऐप को बैन किया गया। बहुत सी चाइनीज कंपनियों का सामान प्रतिबंधित किया गया। चीन की कंपनियों को दिए गए रेल और सड़क से जुड़े ठेके रद्द कर दिए गए और बिजली के सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा भारत ने चीन के खिलाफ कूटनीतिक शिकंजा कसा, जिसमें चीन को गलवान कांड का जिम्मेदार और हड़प नीति पर एक्सपोज कर दिया गया। ऐसे में चीन के सामने पेंगोंग के उत्तर फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पीछे लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये चीन की ऐसी हार है जिसे वो बता भी नहीं सकता है और पचा भी नहीं सकता है। चीन में कहावत है, पड़ोसियों में कभी प्रेम नहीं हो सकता। शी जिनपिंग इस कहावत पर पूरा यकीन करते हैं। चीन के अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं। सभी के साथ चीन का तनाव है, फिर चाहे वो भारत हो, जापान, ताइवान या फिर रूस। सभी पड़ोसी देशों को चीन अपनी हेकड़ी दिखाता है, समय समय पर दादागिरी दिखाता है और इंच इंच जमीन हड़पता जाता है। भारत की जमीन पर भी चीन सालों तक बुरी नजर गड़ाए बैठा रहा। अभी पिछले 9 महीने से चीन भारत की जमीन पर बुरी नजर गाड़ कर बैठा रहा, लेकिन चीन का दांव उल्टा पड़ गया और पूरी दुनिया में चीन बदनाम हो गया। शी जिनपिंग की लेकिन धौंस जमाने की हेकड़ी खत्म कैसे हुई? कैसे एक फोन कॉल से शी जिनपिंग थर्रा उठे? देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में बिग बॉस, शॉक्स फ्रॉम सुपर पावर। 11 फरवरी 2021, व्हाइट हाउस, अमेरिका। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन को आए 22 दिन हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही वो एक उधेड़ बुन में उलझे थे। उलझन ये कि शी जिनपिंग को कैसे डील करना है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप करते थे, क्या ठीक वैसे ही?
ट्रंप तो चीन को दुश्मन नंबर 1 मानते थे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को इंसानियत के लिए खतरा बताते थे। रेड आर्मी को ट्रंप के जमाने में अमेरिकी सेनाएं हर मोर्चे पर टक्कर देती थी। कोई ऐसा वार जोन नहीं था जहां चीन के सामने अमेरिका न खड़ा हो। दोनों देशों में युद्ध के हालात कई बार बने। कोरोना विस्फोट के बाद परमाणु बम फटने तक की नौबत आ गई थी। चुनावी रैलियों में ट्रंप की तरह जो बाइडेन भी चीन को चीर फाड़ देने की धमकियां देते रहे थे। लेकिन वो चुनाव था। बाइडेन चीन को सबक सिखाने के दावे कर जीत गए। अब वो दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर हैं। युद्ध भड़काने की तोहमत उन्हें मिले, ये मंजूर उन्हें नहीं होगा। ऐसे में चीन पर चाबुक चलाने का सही मौका जो बाइडेन को भारत ने दिया। ये तारीख थी 8 फरवरी। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन ने फोन पर बात की। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो बात हुई, उससे चीन में खलबली मच गई। मैसेज क्लियर था, चीन की चूल्हें हिलाने वाला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और मैं हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे बाहर शांति सुरक्षा के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी से बात करने के बाद जो बाइडेन की कंफ्यूजन दूर हो चुकी थी। चीन के लिए अमेरिका की नीति तय हो चुकी थी। इसके बाद व्हाइट हाउस में तैयारियां शुरू हुई। शी जिनपिंग जो बाइडेन की बातचीत के मुद्दे तय हुए। 11 फरवरी को बीजिंग की इंपीरियल बिल्डिंग में हड़कंप मचा। अमेरिका से फोन कॉल थी। हॉटलाइन पर बाइडेन थे। बात सीधे शी जिनपिंग से हुई। बात क्या हुई, इसे जानने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के कुछ प्रोटोकॉल जानते हैं। आमतौर पर अमेरिका के प्रेसिडेंट किसी दूसरे नेता से आमने सामने 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक मुलाकात नहीं करते। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष से कर्टसी कॉल अमूमन कुछ मिनटों तक चलती है। लेकिन जिनपिंग बाइडेन की फोन कॉल 2 घंटे तक चली। बाइडेन बोलते रहे, शी जिनपिंग सुनते रहे। जो बाइडेन ने चीन की सभी दुखती नसें दबा दी। जिनपिंग जिन मसलों से भागते हैं, जो बाइडेन ने फोन कॉल में उन सब का जिक्र किया। सबसे ज्यादा जोर चीन की हड़प नीति पर था। बातचीत की शुरुआत क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी, हांगकांग, उइगर मुसलमान और ट्रेड वॉर से होते हुए साउथ चाइना सी और LAC पर चीन की धौंस जमाने पर पहुंच गई। शी जिनपिंग सन्न रह गए। जो बाइडेन बख्शने के मूड में नहीं थे। ड्रैगन आर्मी की बारूदी साजिशें गिनाकर जो बाइडेन ने लाल सुल्तान के होश फाख्ता कर दिए। फिर बात सिर्फ LAC पर होने लगी। सुपर पावर ने भारत का स्टैंड लिया। LAC पर युद्ध का माहौल बनाने के लिए रेड आर्मी को लताड़ा और सीधे भारत की शर्तों पर समझौते का ऑर्डर सुना दिया।
जिनपिंग बाइडेन की फोन कॉल खत्म होने के साथ ही LAC से चीनी सेना की भगदड़ शुरू हो गई। चीन के टैंक लौटने लगे, चीन के तंबू कनात उखड़ने लगे। लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि ड्रैगन आर्मी का रिटर्न टिकट 6 नवंबर 2020 को कंफर्म हो गया था। 8वें राउंड की टॉप कमांडर लेवल मीटिंग में चीनी कमांडर घुटने के बल आ गया था, लेकिन बीजिंग से चीनी सेना की वापसी का संकेत नहीं मिला। जिनपिंग मौसम बदलने का इंतजार कर रहे थे। बर्फ पिघलने के बाद आघात का प्लान था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने पलीता लगा दिया। सुपर पावर के पावरफुल पंच से ड्रैगन का जबड़ा टूट गया। जो बाइडेन ने चीन के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस टास्क फोर्स में रक्षा विभाग, पेंटागन के अफसर हैं। चीन की अकड़ ढीली करने के लिए अमेरिका ने जंगी बेड़े चीन सागर में तैनात कर रखे हैं। चौतरफा घिरा ड्रैगन घबरा गया। हौसले पस्त होने के बाद भारत के आगे सरेंडर को मजबूर हो गया। विपक्ष का आरोप है कि समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में भारत की मजबूत स्थिति कमजोर हुई है। कैलाश रेंज में रणनीतिक लिहाज से अहम बढ़त भारत ने गंवा दी है। पेंगोंग में भी भारत की मजबूत स्थिति कमजोर हुई है। लेकिन सवाल सिर्फ विपक्ष के आरोपों का नहीं है। सवाल यह है कि लद्दाख में आखिर भारत की किस धुन पर चीन शांति के सबक को याद रखने पर मजबूर हो गया। क्या यह गलवान के बाद चीन से आंख मिलाकर बात करने की नरेंद्र मोदी सरकार की रणनीति की कामयाबी है? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए जय हो, पावर ऑफ नमो। पहली बार LAC पर इतना खून बहा था। कोरोना के प्रचंड वार को भी डटकर झेलने वाले हिंदुस्तानी गलवान की घटना से आक्रोश में थे। ये सही है कि इस खूनी झड़प में चीन को 3 गुना नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन शहीदों के 20 ताबूत इस तरफ भी थे। चीन में न तो टेरर कैंप है और न ही हाफिज और मसूद जैसे दहशतगर्द, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक नहीं की जा सकती थी। वहां तो आतंक का सारा टेंडर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपने पास रखती है। दबाव मोदी सरकार पर था। जरूरत कुछ ऐसा करने की थी जो दुनिया की सबसे बड़ी फौज वाले चीन को चौंका दे, कुछ ऐसा पलटवार जो शी जिनपिंग की धमनियों में हिंदुस्तान के खौफ का संचार कर दे। गलवान कांड के कुछ ही दिनों बाद भारत ने यह कर दिया। जिस साउथ चाइना सी को चीन की चौखट माना जाता है, जिस साउथ चाइना सी को चीन अपनी बपौती समझता है, वहां हिंदुस्तान ने अपनी फ्रंट लाइन वॉरशिप उतार दी। भारत के इस वॉर एक्शन से ड्रैगन शॉक्ड रह गया।
उसकी कथित सीमा में भारत का युद्धपोत मंडरा रहा था, वो भी युद्ध के खुले निमंत्रण के साथ। साउथ चाइना सी में पहले से ही अमेरिका का सबसे विध्वंसक समुद्री बेड़ा न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन मौजूद था। सबसे बड़ी वॉरशिप यूएसएस भी वही थी और परमाणु हमला करने में सक्षम एयरक्राफ्ट कैरियर CVN-71 भी साउथ चाइना सी में ड्रैगन का शिकार करने के मकसद से बेखौफ घूम रहा था। और जब इसमें इंडिया की एंट्री हुई तो बीजिंग में जलजला कैसे नहीं आता। चीन को जो मैसेज देना था वो भारत ने दे दिया, वही मैसेज जो मोदी ने 4 मार्च 2019 को अहमदाबाद की जमीन से पूरी दुनिया को दिया था। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। जंग के मैदान में ड्रैगन को आईना दिखा देने के बाद जरूरत थी ऐसे प्रहारों की जिसमें दर्द बारूद के जख्म से ज्यादा हो। राजनीति में मोदी की एक शैली है, वो विपक्षी की ताकत पर ही प्रहार करते हैं, उसे उसी की शैली में मात देते हैं। चीन के खिलाफ भी पीएम मोदी ने यही तरीका अपनाया। जिन चाइनीज ऐप और चाइनीज सामानों के दम पर चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया, मोदी ने वहां डिजिटल ताला जड़ दिया। भारत सरकार ने चीन के 224 मोबाइल ऐप बैन कर दिए। पीएम मोदी ने चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर अपना अकाउंट बंद कर दिया। देश के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को आवंटित अरबों रुपए के टेंडर रद्द कर दिए गए। इसमें रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स जैसे सिग्नलिंग सिस्टम और अंडरग्राउंड कॉरिडोर शामिल थे। देश भर के कई व्यापारिक संगठनों ने चीन के सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। आज दुनिया के बड़े बड़े देश, दुनिया के बड़े बड़े उद्योग, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन का ऑल्टरनेट, चीन का विकल्प ढूंढने लग गए हैं। मैं समझता हूं चीन के लिए यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि वहां की कम्युनिस्ट सरकार इसी दम पे राज कर रही थी कि उसने चीन को एक दुनिया की आर्थिक शक्ति बना दिया। आज उस आर्थिक शक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। LAC विवाद के बाद भारत के आक्रामक रुख से घबराई चीन सरकार ने दिल्ली को डराने और धमकाने की पूरी जिम्मेदारी ग्लोबल टाइम्स को सौंप दी। ग्लोबल टाइम्स भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ताकत की धौंस देने लगा। फिर आई 29 अगस्त की वो देर रात जब चीन को एक बार फिर भारत ने पीट दिया। PLA के जवानों ने पेंगोंग झील के दक्षिण किनारों की चोटियों पर कब्जे की कोशिश की। हिंदुस्तानी सेना पहले से तैयार थी, इसलिए करारा पलटवार हुआ और जिनपिंग की आर्मी मैदान छोड़कर भाग गई। अगले दिन चीन के अखबारों में छपा कि भारत चीन की सरहद में घुस आया है। चीन समझ चुका था कि 3 जुलाई को लेह पहुंचकर हिंदुस्तान के प्रधान ने जो उद्घोष किया था वो 16 आने सच था। जिस चीन को दुनिया में सिर्फ अमेरिका से डर लगता था, अब उसे भारत से डर लगने लगा। सीधी लड़ाई की हिम्मत चीन में है ही नहीं, इसलिए अब वो माइंड गेम में जुटा है। LAC का विलन LOC पर भी जंगी साजिश रच रहा है, लेकिन दो दुश्मनों की एक भी साजिश अंजाम तक नहीं पहुंच रही। यही न्यू इंडिया की उभरती ताकत का असली सर्टिफिकेट है। डिसएंगेजमेंट के कारण भारत और चीन के बीच पेंगोंग के उत्तर और दक्षिण में भले ही तनाव में कमी आएगी, लेकिन लद्दाख के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर तनाव अब भी बरकरार है।
ऐसे कई इलाके हैं जिनको लेकर यह दावा किया जाता है कि यहां चीन ने परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और इन इलाकों में भारतीय सेना को पेट्रोलिंग भी नहीं करने देता चीन। ऐसा ही एक इलाका है दिप्सांग प्लेन, जिसे लेकर राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया है। लेकिन राहुल गांधी के आरोपों के अलावा भी बड़ा सवाल यह है कि सच्चाई क्या है। क्या वाकई दिप्सांग में भारत ने सरेंडर किया है? इस हकीकत की पड़ताल करता ये एपिसोड देखिए, दिप्सांग डेडलॉक विद ड्रैगन। अप्रैल 2013 रात के समय 15 जून 2013 की रात 50 चाइनीज सैनिकों ने दौलत बेग ओल्डी से 30 किलोमीटर दूर यानी दक्षिण की तरफ भारतीय इलाकों में डेरा जमा दिया। रात के समय चाइनीज सैनिकों के भारतीय इलाके में घुसने की जानकारी अगले दिन पेट्रोलिंग के लिए गई इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को मिली। तुरंत जवाबी कार्रवाई हुई और भारतीय पक्ष ने भी चाइनीज कैंप से 300 मीटर दूर अपना डेरा डाल दिया। जिस जगह चाइनीज घुसपैठ हुई वो था लद्दाख का देपसांग इलाका, जहां 2013 में 25 दिन लंबी तनातनी हुई। देपसांग का इलाका करीब 972 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो समुद्र तल से 16,400 फीट की ऊंचाई पर है। यहां से सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी 30 किलोमीटर दूर है। इसके एक तरफ सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन है, तो दूसरी तरफ चीन के नियंत्रण वाला अक्साई चीन। दिप्सांग एक मैदानी इलाका है जहां चीन जंग के भारी साजो सामान के साथ डटा है। वहीं भारत के T-90 भीष्म टैंक भी यहां तैनात है। ताजा डिसएंगेजमेंट के बाद इसे लेकर ही राहुल गांधी ने सवाल दागे। तो स्ट्रेटेजिक एरिया है दिप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है। उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। बहरहाल राहुल गांधी जिस देपसांग प्लेन के विवादित इलाके से चाइनीज आर्मी की बेदखली का सवाल उठा रहे हैं, उसका ताजा डिसएंगेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि चीनी सेना भारतीय सैनिकों को यहां पर पेट्रोलिंग नहीं करने दे रही। इस इलाके में भारत के 5 मुख्य पेट्रोलिंग पॉइंट यानी पीपी हैं, 10, 11, 11A, 12 और 13। आइए समझते हैं कि आखिर देपसांग में चीन की घुसपैठ की वजह क्या है। असल में देपसांग से चीन की सीमा 1.5 किलोमीटर दूर है। इस इलाके के उत्तर यानी काराकोरम पास के उत्तर चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना है, जिसके तहत चीन का संपर्क मध्य और पश्चिम एशिया से होता है। इस इलाके में हाल के बरसों में भारत ने सैन्य उपस्थिति मजबूत की है। भारत ने हवाई पट्टी, सड़कों का जाल बनाया है, जिससे भारतीय सेना की पहुंच मजबूत हुई है। 2013 के बाद 2015 में भी इस इलाके में भारत और चीन की फौज के बीच तनाव हुआ था। इसके बाद इस इलाके में भारतीय सेना ने पूरी जंगी तैयारी की। SSN को मजबूती देने के लिए एक अलग ब्रिगेड बनाई गई। ये ब्रिगेड एकदम अलग है और हर तरह के युद्ध करने में सक्षम।
लद्दाख का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। भूगोल के हिसाब से हिमालय और काराकोरम की चोटियों के बीच बसा ये इलाका चीन के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। चीन की लालची नजर इस इलाके पर हमेशा से ही रही है। साल 1956 से ही सामरिक लिहाज से अहम लद्दाख के इलाकों पर चीन कब्जा करना चाहता था, लेकिन 15 जून 2020 की रात चीन ने हद ही पार कर दी। गलवान की घाटी में चीनी कायर फौजियों ने भारतीय फौजियों पर धावा बोल दिया। 35 भारतीय जवान बनाम 100 चीनी जवान के बीच युद्ध शुरू हुआ, गुत्थम गुत्था युद्ध। और इस बीच लगातार चीनी गैंग में इजाफा होता गया। लेकिन 5 घंटे की गुत्थम गुत्था युद्ध के बाद चीनी पलटन पूरी तरह से पस्त हो गई। लेकिन चीन की इस हिमाकत ने भारत को अलर्ट कर दिया। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए गलवान द गेम चेंजर। पंद्रह जून 2020 शाम 7 बजे गलवान घाटी। बर्फ से ढकी चोटियां, धरातल की गहराइयों को नापती घाटियां, आसमान में रेस लगाते बादल, जहां कुदरत की करिश्माई खूबसूरती नजर आती है। उसी गलवान घाटी में दुश्मन ने गहरी साजिश रची। चाइनीज तंबू गाड़ चुके थे, युद्ध के हथियार जुटा चुके थे। बख्तरबंद गाड़ियों में भरकर नुकीले हथियार गलवान घाटी में लाए गए। शाम के 7 बजे चीनी सेना के ड्रोन गलवान घाटी में उड़ने लगे। तब फ्रंट पर मौजूद कर्नल संतोष बाबू को खतरे का अंदाजा लग गया। उन्होंने 35 जवानों के साथ चीनी तंबुओं का रुख किया। कर्नल संतोष बाबू टेंट के करीब पहुंचे तो उन्हें एक चीनी जवान ने धक्का दे दिया। झड़प शुरू हो गई। अपने ऑफिसर से बदसलूकी करने वाले ड्रैगन के फौजी को घूंसे मुक्के बरसाकर भारत के जवानों ने बेदम कर दिया। 7:30 हुए होंगे कि चीनी फौज का दूसरा दस्ता आधम का। चाइनीज कायरों ने ईंट, पत्थर, नुकीले हथियार चलाने शुरू किए। खूनी संघर्ष शुरू हो गया। गलवान घाटी में चीन के 45 जवान बेमौत मारे गए। हमारे 20 जवान शहीद हुए। हालांकि अपनी इस शर्मनाक हार पर चीन ने चुप्पी साध ली, लेकिन LAC पर 45 साल बाद चीन ने बारूद बरसा दिया। इस बार भिड़ंत पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर हुई थी। चीन की गोली के जवाब में भारत ने गोला दागा। आक्रमणकारी की गर्दन मरोड़ने का मिशन इसी दिन शुरू हो गया, क्योंकि रेड आर्मी वॉर मोड में आ चुकी थी। LAC पर चीन ने 50,000 ग्राउंड ट्रूप्स यानी फौजी लड़ाके उतार दिए थे। सरहद के पास चाइनीज हवाई अड्डों पर 150 एयरक्राफ्ट और बॉम्बर तैनात कर दिए गए, जिसमें H-6 बॉम्बर और Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल थे। इसके अलावा ड्रैगन ने LAC के करीब T-15 और T-95 टैंक तैनात किए और बॉर्डर एरिया को HJ-10 एंटी मिसाइल सिस्टम से लैस कर दिया। जिनपिंग की जिद थी, गलवान की हार पच नहीं रही थी, लेकिन चीनी तानाशाह मुगालते में थे। उन्हें ऐसा करारा जवाब मिलेगा इसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। LAC पर चीन की सैन्य तैयारियों के जवाब में भारत ने जिनपिंग को हक्का बक्का कर दिया। सिर्फ लद्दाख में भारतीय सेना के 4 डिवीजन की तैनाती की गई। स्पेशल माउंटेन फोर्स और ब्लैक टॉप फतह करने वाले SFF को फ्रंट पर तैनात किया गया। हॉविट्जर तोपों के साथ T-72 और T-90 टैंकों को लद्दाख के फॉरवर्ड इलाके में तैनात किया गया। BMP को सेंसिटिव एरिया में डिप्लॉय किया गया। ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे लद्दाख की रणभूमि में उतारे गए। फाइटर जेट सुखोई, MiG-29, तेजस, जगुआर मोर्चे पर भेजे गए। इन सब से ऊपर राफेल को भारतीय वायु सेना ने एक्शन मोड में ला दिया।
नेवी का P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट लगातार लद्दाख में सर्विलांस करने लगा। LAC पर भारत की तैयारी ने चीन के चीथड़े उड़ा दिए। इस बीच सभी अहम चोटियों से भारतीय सेना ने चीनी टट्टुओं को खदेड़ दिया। एक तरफ मोदी सरकार ने चीन पर आर्थिक चाबुक लगाया तो दूसरी तरफ LAC पर चीन की कमर तोड़ दी, गर्दन मरोड़ दी। भारत के इस कदम का दुनिया के कई देशों ने समर्थन किया। अमेरिका तो खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया। फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल जैसे देश भारत के समर्थन में आ गए। गलवान कांड के बाद हिंदुस्तान के तगड़े जवाब ने ड्रैगन की हार का काउंटडाउन शुरू कर दिया। ऐसा कोई पड़ोसी नहीं है जिससे चीन का विवाद नहीं है। साल 1949 में अस्तित्व में आने के बाद से ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और विवाद एक दूसरे के पर्याय बन गए। इसी कड़ी में दुनिया के दो प्राचीनतम देश भारत और चीन के बीच भी विवाद की शुरुआत हुई, जिसकी जड़ में चीन का विस्तारवाद था। लेकिन सिर्फ विस्तारवाद ही वो एक पैंतरा नहीं है जिससे चीन अपने पड़ोसियों को परेशान करता है। इसके अलावा भी कई और पैंतरे हैं जिनका इस्तेमाल चीन करता है। क्या है वो पैंतरे और कैसे चीन अपने पड़ोसियों को परेशान करता है, देखिए इस एपिसोड में। कब्जेबाज, द डेंजर रिमेन्स। तेरह फरवरी की सुबह 7:55 पर एक ट्वीट हुआ। यह ट्वीट था क्रिकेट के सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों में से एक सर विवियन रिचर्ड्स का। वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स ने ट्वीट में तिब्बत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पूरे दिन #फ्रीडम फॉर तिब्बत ट्रेंड कर रहा था। यह अजीब था क्योंकि एक ऐसे देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी जा रही थी जो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि तिब्बत पर विस्तारवाद का चीनी ग्रहण लगा है। तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे की टाइमलाइन जानने से पहले ये जान लीजिए कि तिब्बत भारत चीन के बीच इतना बड़ा मसला क्यों है। LAC की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है और इस LAC का दायरा भारत के 5 प्रदेशों तक है: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। पूरी की पूरी LAC के उस पार तिब्बत का इलाका है। चीन तो कहीं सीन में है भी नहीं, लेकिन चूंकि तिब्बत पर चीन का कब्जा है, इसलिए जो इलाका भारत और तिब्बत की सरहद है उसे दुनिया भारत चीन की सरहद समझती है। साल 1951 से चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में लिया हुआ है। तिब्बत की संस्कृति को चीन की संस्कृति से रिप्लेस किया जा रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत की राजधानी को पूरी दुनिया से काट दिया है। तिब्बत अपनी आजादी के लिए तड़प रहा है। चीन को डर है कि भारत बहुत जल्द अमेरिका के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस में तिब्बत का मसला उठाकर बीजिंग में भूचाल ला सकता है। कोशिश चीन की ये रहेगी कि भारत के जितने भी बॉर्डर के कंट्रीज हैं वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएगा और भारत के ऊपर नए फ्रंट्स को खोलेगा। और इसीलिए POK भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे चीन अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर शी जिनपिंग दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि चीन का ये बांध अरुणाचल प्रदेश के नजदीक बनने जा रहा है। चीन के इस डैम से पूरे नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश में सूखे का संकट खड़ा हो सकता है। चीन के विस्तारवाद का चैप्टर सिर्फ तिब्बत तक नहीं है। तिब्बत और नेपाल के बीच आधा आधा बटा माउंट एवरेस्ट भी चीन के टारगेट पर है। चीन पूरे हिमालय पर कब्जा करने की फिराक में है। वहां उसने 5G नेटवर्क टावर भी बना लिए हैं। ऐसा करके चीन
भारत, बांग्लादेश और म्यांमार पर नजर रखना चाहता है। नवंबर 2020 में एक परेशान करने वाली खबर आई। अरुणाचल प्रदेश के सुवर्णशिरी जिले के त्वारीचू नदी के किनारे चीन ने एक गांव बसा दिया। भूटान के पांगड़ा गांव में भी चीन ने एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। ये ड्रैगन का क्लियर कट मैसेज है कि वो विस्तारवाद की पटरी से उतरने वाला नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।